नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विधानसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें अगर सबसे बड़ा कोई गेनर है तो वो गेन हुआ है चिराग पासवान को। हर उस नुकसान की भरपाई इस बार हो गई जो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का हुआ था। 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ी गई, जिस प्रकार से चिराग पासवान के परिवार को तोड़ा गया, उससे भी पहले आप कह लीजिए जिस प्रकार से चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाने को मजबूर किया गया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, उन सब की भरपाई 2025 में होती हुई दिख रही है। मैं कुछ तथ्य, मैं कोई बात हवा में नहीं करता, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उससे समझ में आएगा आपको कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के भीतरिया मिली भगत ने, मैं स्पष्ट ये बात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि भीतरी मिली भगत ने किस प्रकार से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को चारों खाने चित किया है। आप इस बात को जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले समझिए कि जीतन राम मांझी के पास, मैं शुरुआत चूंकि करता हूं जीतन राम मांझी से इसलिए कि वो छोटे मार्जिनल प्लेयर है और लगातार जीतन राम मांझी इस मुद्दा को, एक विषय को मुद्दा बनाए हुए थे कि चिराग पासवान को इतना महत्व क्यों मिलता है, जीतन राम मांझी को इतना महत्व क्यों मिलता है। मैं तो पहले कई बार कह चुका हूं कि एकमात्र चिराग पासवान ही वो नेता है, वो चेहरा है बिहार में जो बीजेपी के साथ एक बार जब 2014 में हाथ मिलाया तो फिर हाथ छोड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी का साथ चिराग पासवान ने लगातार दिया है। तब भी जब बीजेपी पर यह आरोप लगा कि बीजेपी ने उनके चाचा को मंत्रिमंडल में शामिल किया, जबकि सच्चाई यह थी कि नीतीश कुमार के दबाव पर बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया था और पार्टी को टूटी थी जदयू। खैर वो एक अलग विषय। लेकिन इसमें जीतन राम मांझी, आपको पता है जीतन राम मांझी जिन 7 विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार चुनाव लड़े थे, ठीक है, उसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र लोक जनशक्ति पार्टी को मिल गई। और दोनों विधानसभा क्षेत्र में खास क्या है इस बात को समझिए। चूंकि चिराग पासवान को जीतन राम मांझी क्यों अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, इसलिए कि दोनों दलित समाज से आते हैं। तो जीतन राम मांझी से कोई ऐसी सीट नहीं छीनी गई जो सामान्य सीट थी, बल्कि जीतन राम मांझी से दोनों सीट जो ली गई है वो दोनों सीट है सुरक्षित विधानसभा सीट। जो दोनों सीट, एक सुरक्षित सिकंदरा जीती हुई सीट और दूसरी मखदुमपुर विधानसभा सीट। मित्रों इसलिए इंपॉर्टेंट है मखदुमपुर क्यों, वहां से पिछले बार जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी चुनाव लड़े थे और वो सेकंड पोजीशन पर आए थे। तो इसलिए इस बात का महत्व है कि देवेंद्र मांझी की सीट, जीतन राम मांझी के दामाद की सीट मखदुमपुर माने हम से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर दी गई है चिराग पासवान को। एक और दूसरा सिकंदरा, ये तो जीती हुई सीट थी, दोनों सीट ले ली गई। बदले में अतरी विधानसभा सीट एक बढ़ाया गया जो सामान्य सीट है, जनरल सीट है। तो लड़ाई किस चीज की है? दलित का नेता बनने का। किसके साथ? जीतन राम मांझी। वैसे चिराग पासवान नहीं मानते इस बात को, कई बार उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी उनके बुजुर्ग हैं, लेकिन जीतन राम मांझी कई बार इसको मुद्दा बनाते आ रहे थे, इसलिए, ठीक है। तो ये बातें सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो चिराग पासवान की जीत का दूसरा फैक्टर आप समझिए, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड लगातार चिराग पासवान के रास्ते में रोड़ा बनाकर खड़ा करना, मतलब तो जदयू से भी जो 2 जीती हुई सीट, मैं पहले जीती हुई सीट की बात कर रहा हूं, लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए द्वारा पिछले बार जीते गए 7 विधानसभा सीट मिली है। 4 बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट दी है चिराग पासवान को, गोविंदगंज, हायाघाट, लालगंज और रोसड़ा। गोविंदगंज, दोहरा रहा हूं, गोविंदगंज विधानसभा सीट, हायाघाट विधानसभा सीट, लालगंज विधानसभा सीट, वैशाली रोसड़ा विधानसभा सीट। ये 4 बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दिया।
और जब बीजेपी ने अपना दे दिया, घोषणा कर दिया शुरुआत में ही, आपको याद है राजू तिवारी के लिए शुरू में ही बीजेपी ने कह दिया, हायाघाट जो है पहले ही कह दिया था बीजेपी ने, लालगंज सीट पहले ही बीजेपी ने कह दिया था कि चिराग पासवान के नजदीकी मित्र हैं, ठीक है, संजय सिंह, उनके लिए लालगंज विधानसभा से बीजेपी छोड़ दिया, तो नीतीश कुमार पर भी दबाव डालने में बीजेपी को आसानी हो गई, ठीक है। और इस खेल में जदयू की भी 2 जीती हुई सीटें, और दोनों जीती हुई सीटें हैं सुरक्षित विधानसभा सीट। चिराग पासवान के साथ सबसे पहले बीजेपी का मकसद यह है कि चिराग पासवान का कद दलित राजनीति में न केवल बिहार में बल्कि देश भर में बढ़ाया जाए। तो इसलिए जदयू की भी जो 2 सीटें बीजेपी माने चिराग पासवान के खाते में गई है, वो दोनों रिजर्व सीट है, ठीक है। एक है सोनवर्षा और दूसरा है राजगीर विधानसभा सीट है। तो ये दोनों सीट जो है एलजेपी के खाते में गई, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर हो गया। उसके बाद ये जानिए आप कि जो एलजेपी को जहां जहां जदयू से मुकाबला था और जो सीटें जीतने लायक है इस बार, जहां स्ट्राइक रेट बेहतर होने की संभावना है, मैं एक एक सीट पर आपको बताऊंगा साबित करके कि क्यों चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट। तीसरा फैक्टर, एक फैक्टर तो मैंने बताया कि बीजेपी और चिराग पासवान की मिलीभगत से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को बहुत जबरदस्त चोट मिला होगा अंदर से। और तीसरा जो फैक्टर निकल कर आया है कि चिराग पासवान के खाते में वो सब सीट गई है जहां स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहने की संभावना है। जैसे मैं बताऊं आपको उदाहरण के लिए, ठीक है। अब कसबा विधानसभा सीट, जो कि कसबा आता है पूर्णिया विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में, यहां से पिछला बार क्या हुआ था? पिछली बार हुआ था कि वहां माने सीधा मुकाबला होता है। अगर कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार अगर एनडीए के हिंदू उम्मीदवार से मुकाबला होगा तो कांग्रेस को परेशानी होगी। वैसे कसबा एक बहुत मजबूत सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए। वैसे ही आ जाइए कदवा कटिहार जिला में आता है, जहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। वहां भी पिछली बार एलजेपी के उम्मीदवार और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, जो दोनों हिंदू समाज से थे, इन दोनों का वोट बटा तो कांग्रेस पार्टी के शकील अहमद खान की जीत हो गई। तो इस बार ऐसे जितने भी सीटें थी जहां जदयू और लोजपा की लड़ाई के कारण, जहां जहां महागठबंधन की जीत हुई थी, वो प्रायः सीटें, मैं रिपीट कर रहा हूं, समझिए इस बात को, जहां जहां जदयू और लोजपा की आपसी लड़ाई के कारण महागठबंधन के सीट उम्मीदवार जीते थे, वहां वहां सीटें लोजपा को मिली है। और इस कारण से स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहने की संभावना है चिराग पासवान का। फिर चौंकिएगा मत यदि इन 29 विधानसभा क्षेत्रों में से चिराग पासवान अगर 24-25 जीत जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, सीट ही ऐसी है। चलिए मैं बारी बारी से बताऊं। गोविंदगंज पिछले बार बीजेपी जीती थी, एलजेपी तीसरे नंबर पर थी, इस बार राजू तिवारी लड़ेंगे। ओबरा ऋषि कुमार आरजेडी के खाते में गया था, आरजेडी इसलिए जीती थी क्योंकि जदयू और लोजपा यहां लड़ी थी। लोजपा के प्रकाश चंद्र दूसरे नंबर पर थे, 40,994 वोट, जदयू तीसरे नंबर पर था। जीत टिकट में लोजपा की हुई। दानापुर ये बीजेपी सेकंड पोजीशन पर थी, आरजेडी के रितलाल यादव चुनाव जीते थे, बीजेपी ने अपनी सेकंड पोजीशन वाली सीट चिराग पासवान को दी है, जीतने की 90% संभावना है। कसबा पूर्णिया मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। प्रदीप दास लोजपा के उम्मीदवार होंगे इस बार भी। प्रदीप दास पहले भी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। शेखपुरा पिछली बार मैंने बताया आपको कि जहां जहां जदयू और लोजपा के उम्मीदवार के लड़ाई के कारण आरजेडी जीती थी, तो शेखपुरा वैसा था, वहां से विजय कुमार आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। रणधीर सोनी दूसरे नंबर पर थे, जदयू के उम्मीदवार। लोजपा के इमाम गजाली तीसरे नंबर पर थे, तो लोजपा के खाते में गया। सिकंदरा प्रफुल्ल माझी, यहाँ लोजपा चौथे नंबर पर थी, फिर भी लोजपा के खाते में आया। जीतन राम माझी की पार्टी के प्रफुल्ल माझी चुनाव जीते थे, ठीक है। माझी सत्येंद्र यादव सीपीएम के उम्मीदवार जीते हुए हैं, यहाँ लोजपा के उम्मीदवार छठे नंबर पर थे, इतना वोट काट लिया था जिससे कि जदयू हार जाए। बोधगया सुरक्षित विधानसभा सीट है, यहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पर थी,
आरजेडी के उम्मीदवार हैं कुमार सर्वजीत जो जीते हुए हैं। बीजेपी के हरि माझी सेकंड नंबर पर थे, बीजेपी मात्र 4700 वोट से हारी थी पिछली बार। अरवल सीपीआई एमएल के महानंद सिंह जीते हुए हैं, वहां बीजेपी के दीपक शर्मा सेकंड पोजीशन पर थे। इस बार सूरज यादव के लड़ने की संभावना है। ये सुनील यादव अरवल से लोजपा के उम्मीदवार होंगे। सिमरी बख्तियारपुर आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन ने वीआईपी के मुकेश सहनी को हराया था, वीआईपी प्रमुख सन ऑफ मल्ला। एलजेपी के संजय सिंह तीसरे नंबर पर थे, एलजेपी के खाते में यह सीट आई है। साहेबपुर कमाल, मतलब पिछली यहां सिमरी बख्तियारपुर में भी वीआईपी के लिए वीआईपी का उतना वोट काट लिया था एलजेपी ने जिससे कि आरजेडी जीत जाए। साहेबपुर कमाल सदानंद संभूता आरजेडी की जीत हुई थी, जेडीयू के शशिकांत शशि सेकंड नंबर पर थे, एलजेडी के सुरेंद्र कुमार यहां भी तीसरे नंबर पर थे लेकिन इतना वोट काट लिया था जिससे कि जेडीयू हार जाए, सीट एलजेपी के खाते में। अलौली रामवृक्ष सदा आरजेडी के जीते हुए हैं, जदयू के साधना देवी दूसरे नंबर पर थी, ठीक है, हारी थी मात्र 2773 वोट से। एलजेपी के रामचंद्र सदा 26,386 वोट लाए थे, तीसरे नंबर पर थे, मतलब जदयू को हरवा दिया था। इस बार एलजेपी लड़ेगी। बखरी सीपीआई के सूर्यकांत पासवान, ये बीजेपी की दूसरे नंबर वाली सीट है जो बीजेपी ने लोजपा को दे दिया। बखरी सीपीआई के सूर्यकांत पासवान चुनाव जीते थे, बीजेपी के रामशंकर पासवान मात्र 777 वोट से हारे थे। चर्चा है कि बीजेपी के उम्मीदवार रामशंकर पासवान ही लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सॉरी, बखरी से नहीं, संजय पासवान होंगे उम्मीदवार, ठीक है, संजय पासवान चिराग पासवान के काफी नजदीकी हैं। मोरवा, वहां से आरजेडी के उम्मीदवार रणविजय साहू जीते थे जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं आरजेडी के। जदयू के विद्यासागर निषाद सेकंड नंबर पर थे, विद्यासागर निषाद पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। लोजपा के अभय सिंह ने तीसरे नंबर पर 23,884 वोट काटा था, कारण लोजपा जदयू हारी थी। फिर यह सीट भी जहां जहां लोजपा ने जदयू को हराया वहां वहां लोजपा को यह सीट आ गई। गायघाट निरंजन राय आरजेडी जीती थी, जेडीयू के महेश्वर राय को हराकर एलजेपी की कोमल सिंह को मिला था 36,851 वोट। अगर कोमल सिंह नहीं होती तो जनता दल यूनाइटेड के महेश्वर यादव की जीत पक्का होती। कोमल सिंह ने हराया, इस बार लोजपा के खाते में। अगियाओं सुरक्षित विधानसभा सीट मनोज मंजिल जीते थे, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार सेकंड नंबर पर थे। लोजपा के राजेश्वर पासवान पिछली बार 4900 वोट आया था, इस बार अगियाओं सुरक्षित लोजपा के खाते में। ब्रह्मपुर आरजेडी के शंभू यादव जीते थे, लोजपा के हुलास पांडे सेकंड पोजीशन पर थे। वीआईपी लड़ी थी एनडीए से, वीआईपी वो सीट हुलास पांडे लड़ेंगे, लोजपा के उम्मीदवार होंगे। हिसुआ कांग्रेस जीती है 2020 में, नीतू कुमारी वहां से एमएलए है। बीजेपी के अनिल सिंह सेकंड नंबर पर आए थे, उम्मीद है बीजेपी के अनिल सिंह ही लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सुगौली आरजेडी के शशिभूषण सिंह जीते थे चुनाव, वीआईपी के रामचंद्र सहनी सेकंड पोजीशन पर थे। यह सीट और एलजेपी के विजय प्रसाद गुप्ता 14,188 वोट लाए थे, तीसरे नंबर पर थे ये। इनके कारण ही लोजपा के वीआईपी के रामचंद्र सहनी की हार हुई थी। इस बार ये सीट वीआईपी के खाते में। आप सुन रहे हैं ना, अधिकतर सीट पर जो जहां जहां लोजपा के कारण एनडीए मतलब ज्यादा जदयू, कहीं कहीं वीआईपी की हार हुई थी, वो सब सीट लोजपा लड़ रही है। अब अनुमान लगा सकते हैं स्ट्राइक रेट क्या होगा। फतुहा आरजेडी के रामानंद यादव चुनाव जीते हुए हैं, पिछली बार बीजेपी के सतेंद्र सिंह सेकंड पोजीशन पर थे। यहां से बीजेपी के जो पूर्व में मंत्री रहे रामकृपाल यादव, एक जमाने में लालू यादव के भी हनुमान के रूप में उनकी पहचान है, तो रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है लोजपा की टिकट पर। राजगीर सुरक्षित, मैंने बताया यहां से जेडीयू के अभी कौशल किशोर वहां से सिटिंग एमएलए हैं, और कांग्रेस के रवि ज्योति को उन्होंने हराया था। एलजेपी की मंजू देवी तीसरे नंबर पर थी 11,174 वोट लाकर। रोसड़ा बीजेपी की सिटिंग सीट, वीरेंद्र पासवान वहां से चुनाव जीते थे। कांग्रेस के नागेंद्र पासवान सेकंड नंबर पर थे। लोजपा के
कृष्णा राज पिछली बार 22,995 वोट लाए थे। कृष्णा राज कौन है? पशुपति कुमार पारस के पुत्र, ठीक है, बड़े पुत्र, छोटे पुत्र यशराज, जिनकी चर्चा हो रही है अलौली से विधानसभा चुनाव लड़ने की। राजा पाकर सुरक्षित, कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी दास पिछली बार जीती थी, जदयू के महेंद्र राम सेकंड नंबर पर थे, एलजेपी के धनंजय कुमार के कारण हार हुई थी, एलजेपी के धनंजय कुमार तीसरे नंबर पर थे, जिनके कारण जदयू के महेंद्र राम की हार हुई थी, सीट लोजपा लड़ेगी। एकमा आरजेडी के श्रीकांत यादव जीते थे, जदयू की सीता देवी सेकंड नंबर पर थी, एलजेपी के कामेश्वर सिंह ने 29,992 वोट लाकर जदयू के उम्मीदवार सीता देवी की हार की पटकथा लिखी थी। इस बार फिर एलजेपी के खाते में यह सीट आ गई। कदवा कटिहार मैंने बता दिया है पहले ही, एलजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर दूसरे नंबर पर थे, यहां जदयू के सूरज राय तीसरे नंबर पर चले गए थे। मतलब शकील अहमद खान की जीत केवल इसलिए हुई थी चूंकि लोजपा वहां से लड़ी थी, तो लोजपा ही भाजपा थी पिछली बार, ठीक है, इसीलिए वहां से कांग्रेस जीत गई थी कदवा। अब इस बार देखिए सोनबरसा सुरक्षित, जदयू के रत्नेश सदा जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं वो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस की तारनी ऋषिदेव को हराया था उन्होंने, सेकंड पोजीशन पर थी कांग्रेस की तारनी ऋषिदेव। एलजेपी की सरिता देवी को 13,566 वोट आया था, ठीक है। लालगंज बीजेपी के संजय कुमार सिंह वहां से सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस के राकेश कुमार सेकंड नंबर पर थे, लोजपा के राजकुमार शाह चौथे नंबर पर थे। इस बार लोजपा के संजय सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे। 28वीं सीट है दरभंगा की हायाघाट, बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद शाह सिटिंग एमएलए हैं, आरजेडी के भोला यादव को उन्होंने हराया था। भोला यादव जो लालू यादव के बहुत ही नजदीकी सहायक है। यहां से लोक जनशक्ति पार्टी के देवेंद्र कुमार झा के चुनाव लड़ने की संभावना है। साथ ही एक और नाम तैर रहा है, रामविलास पासवान के भक्त, एक और भक्त, दो भक्त हैं रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान के, देवेंद्र कुमार झा और शाहनवाज आलम कैफी, शाहनवाज अहमद कैफी, ये दोनों में से किसे टिकट मिलता है चिराग पासवान देते हैं, देखने की चीज होगी। तो ये 28वीं हायाघाट विधानसभा सीट। मखदूमपुर मैंने बताया, मखदूमपुर वहां वही सीट जहां जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी लड़े थे। तो ये रहे 29 सुपर 29, चिराग पासवान के स्ट्राइक रेट 90% की गारंटी है, लिख के रख लीजिए, 85% तो गारंटेड है, ठीक है। एनडीए का क्या होगा मुझे नहीं पता, आज मैं नहीं बता सकता चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी का सूची फाइनल मेरे पास नहीं पहुंचा है। बीजेपी के उम्मीदवारों का भी सूची अभी तक फाइनल नहीं पहुंचा है मेरे पास, जब पहुंचेगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं दावे किससे बता रहा हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा था सीट बंटवारे के मामले में भी कि बीजेपी जदयू बराबर सीट लड़ेगी, लोजपा 27 से 30 के बीच में रहेगी, नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह चिराग को इस बार नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान शहीद हुए थे 2020 में बीजेपी की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए, इसीलिए चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान है। मेरी बात सच साबित हुई, यह बात भी सच साबित होगा, नोट करके रखिए। 85% का मिनिमम स्ट्राइक रेट होगा चिराग पासवान का, लिख के रख लीजिए। 29 में 24-25 सीट गारंटेड है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।